हाँ भाई, क्या हाल है भाई आप लोगों के? पढ़ रहे हैं? देखिए, पढ़ते ज़रूर हैं। डॉट पेन रजिस्टर आप लोग निकालें। और आप आज डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशंस का 7 नंबर का पार्ट है। इस 7 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग आमाशय आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, स्टमच के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आमाशय क्या होता है? आमाशय शरीर का कौन सा भाग है, किस जगह स्थित होता है, इसके द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, इसकी किस प्रकार की औतिकी होती है। तो ये सारी बातें आज मुख्य रूप से आप और हम लोग भाग 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आमाशय की स्थिति देखते हैं। तो आमाशय जो वाला भाग होता है यह उदर गुहा के लेफ्ट साइड में, उदर गुहा के लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। क्या? उदर गुहा के लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अब देखिए, ये तो उदर गुहा और वक्ष गुहा ये आपको आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलना है बेटा। तो देखिए, अपना जो शरीर के अंदर के भाग हैं यह एक डायफ्राम के द्वारा 2 भागों में बटा रहता है। चेस्ट वाले भाग पर यह डायफ्राम पाया जाता है। इसके ऊपर वाला जो भाग होता है यह भाग थोरैक्स या वक्ष गुहा कहलाता है, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है वह भाग एब्डोमेन या उदर गुहा कहलाता है। तो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है जो जे आकार का थैलीनुमा जे आकार का थैलीनुमा भाग होता है, यानी कि सैक लाइक भाग होता है, जो 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का होता है? 30 सेंटीमीटर का होता है। आहार नाल का यह सबसे चौड़ा भाग होता है, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो ये तो क्या होती है बेटा, इसकी स्थिति, ये कहाँ के स्थान पर स्थित होता है। तो आमाशय में मुख्य रूप से बताया जाता है कि आमाशय ग्रास नाल या ईसोफेगस, आमाशय में ग्रास नाल या ईसोफेगस एक कार्डियापोर द्वारा ओपन होता है, और यह आमाशय एक थैली लाइक संरचना है जो ड्यूडेनम में पाइलोरस छिद्र द्वारा जाकर खुलता है। तो स्वाभाविक है कि ऊपर की साइड में तो क्या है, ईसोफेगस या ग्रासनाल, और नीचे की साइड में यह किस में ओपन हो रहा है, जाके छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग या ड्यूडेनम वाले भाग में यह खुल रहा है जाके। तो इसको आप और हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बेटा? तो देखिए कैसे समझते हैं, सुनिए। ये तो ये अपना क्या बना हुआ है, आमाशय बन चुका है। सिर्फ आमाशय वाला भाग मैं बना रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे ये वाला जो भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। इस भाग को ईसोफेगस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। और ये वाला जो भाग है अपना, यह भाग ड्यूडेनम या ग्रहणी कहलाता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधे ऊपर की साइड में ईसोफेगस खुलता है, और नीचे की साइड में स्वयं
थैली लाइक संरचना जो है वह एक छिद्र द्वारा ड्यूडेनम या ग्रहणी में ओपन होता है। तो ये जो पोर है, ये वाला, ये जो पोर है, यह पोर पाइलोरस कहलाता है। तो देखिए, अब अपने को पढ़ना है, सीधी सीधी एक एक भाग पढ़ते चले। ये वाला जो पोर है इसको कार्डिया पोर, कार्डिया छिद्र, ये वाला जो भाग होता है इसको कार्डियक स्टमच या पार्ट कह दें। भाई स्टमच के पार्ट पढ़ रहे हैं तो स्टमच भी कह सकते, कोई समस्या नहीं। ये वाला जो भाग है थोड़ा सा इसको ले जाके नीचे करें तो हिंदी में भी लिखना है, फंडिक पार्ट। और ये वाला भाग जो है एंट्रम, और ये वाला जो भाग है वह है कैनाल। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर पाइलोरिक पार्ट, यानी स्टमच की मैंने आपको 3 पार्ट लिख दिए। स्टमच के कितने पार्ट लिखे? 3 पार्ट लिखे। एक तो पहला जो पार्ट है वो कार्डियक पार्ट है, दूसरा पार्ट है जो फंडिक पार्ट है, और तीसरा जो पार्ट है वह पाइलोरिक पार्ट होता है। तो इसका हिंदी में भी लिख दें, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। तो 3 तो भाग बता दिए कि स्टमच में कितने भाग पाए जाते हैं, 3 भाग पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी स्टमच की अपने को यही की यही मतलब इनर जो लेयर होती है वो कैसे पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि पूरी आहार नाल, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 4 स्तर पाए जाते हैं। चाहे कोई सा भी भाग हो आहार नाल का, उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। आउटर लेयर सिरोसा लेयर कहलाती है। उसके बाद बाहर से दूसरे नंबर की जो लेयर रहती है इसको पेशी या मस्कुलरिस लेयर कहा जाता है। तीसरे नंबर की जो अंदर की जो लेयर रहती है जिसको सबम्यूकोसा लेयर कहा जाता है, और जो सबसे इनर लेयर रहती है उसको म्यूकोसा लेयर कहा जाता है। म्यूकोसा जो लेयर होती है वह प्रत्येक भाग में कार्य के अनुसार मुख्य रूप से अपने आप को रूपांतरित करती रहती है। जैसा जो कार्य कर रहे हैं वह उस भाग में मुख्य रूप से अलग अलग पाई जाती है। तो इस भाग में मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो रहती है इस प्रकार से, इसमें ये बलन पाए जाते हैं, इस प्रकार के फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये एपिथेलियम की सबसे इनर लेयर होती है, स्टमच में पाई जाने वाली सबसे इनर लेयर है, जिसको आप और हम लोग म्यूकोसा लेयर के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप गड्ढे देख रहे होंगे। ये जो गड्ढे होते हैं ये वाले, ये गड्ढे क्या कहलाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं। आमाशय को गैस्ट्रिक के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वजह से इनको गैस्ट्रिक पिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनको गैस्ट्रिक पिट या जठर गड्ढे के नाम से जाना जाता है। जठर गड्ढे के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो गड्ढे होते इन गड्ढों में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? कोशिकाएं मिलकर ग्रंथि बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर ग्रंथि बनाती हैं। इन ग्रंथियों को जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या मानव के आमाशय में 3.5 करोड़ के लगभग होती है। जिनकी संख्या मानव के आमाशय में लगभग 3.5 करोड़ के लगभग होती है। इनको क्या कह दिया? जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक
ग्लैंड कहा गया। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पाई जाती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस का सीक्रेशन करती है, जिस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जिस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जिसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है, जिसका पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। इन आमाशय की दीवार में कुछ और संरचनाएं पाई जाती जिनको गैस्ट्रिक रूजी कहा जाता है। ये गैस्ट्रिक रूजी हमारे आमाशय या स्टमच के खाली होने की संवेदना मस्तिष्क को लेकर जाती हैं, जिसके फलस्वरूप आप और हम लोगों को एहसास होता है कि हमारा आमाशय वाला भाग खाली हो गया है, अतः हम भोजन को ग्रहण करें, अर्थात भूख की संवेदनाएं गैस्ट्रिक रूजी द्वारा ही मस्तिष्क में पहुंचती हैं। तो ये वाले भाग होता है क्या आपका, इसका इनर लेयर के बारे में बताना। अब तीनों भागों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कार्डियक पार्ट। इन पूरे भाग में स्पेशल टाइप की मैं एक सेल्स बता देता हूँ, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मैं चर्चा कर देता हूँ। म्यूकस सेल्स पाई जाती है, और देखो सेल्स मिलकर ग्रंथि बना रही हैं, तो यहाँ म्यूकस सेल्स भी कहा जा सकता है, म्यूकस ग्रंथि भी कहा जा सकता है उनको। तो जो म्यूकस सेल्स पाई जाती है, ये म्यूकस सेल्स या म्यूकस ग्रंथि एक पदार्थ, लसलसा चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जिसको म्यूकस कहा जाता है, यानी श्लेष्मा। क्या कहा जाता है? श्लेष्मा कहा जाता है। यह श्लेष्मा वाला जो पदार्थ होता है, यह भोजन को चिकना बनाता है, भोजन को चिकना करता है, जिसके कारण भोजन आगे आसानी से खिसकता हुआ चला जाता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है? म्यूकस। अब यह म्यूकस जो वाला भाग है, म्यूकस सेल है, ये जो कार्डियक जो पार्ट है, नंबर एक एक करके मैं बता रहा हूं। जो फर्स्ट नंबर का जो पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर का कार्डियक पार्ट या कार्डियक भाग कहला रहा है। इसमें वही म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। जो क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है, या इसको श्लेष्मा कहा जाता है। श्लेष्मा बनाने का कार्य करती हैं। यह श्लेष्मा भोजन को चिकना बनाता है, जिसके कारण भोजन आगे खिसकता हुआ चला जाता है। पहला भाग। दूसरा जो भाग आता है, क्या दूसरा भाग क्या कहला रहा है? फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट थोड़ा कार्य की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि फंडिक पहले तो कौन सा भाग होता है? जो गुम्मद के नुमा जो वाला भाग होता है, मेन मुख्य भाग आमाशय का होता है, वह भाग फंडिक कहलाता है। फंडिक वाले भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आप बता सकते हैं जाइमोजन कोशिका, जाइमोजन सेल पाई जाती है। जाइमोजन सेल मुख्य रूप से कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है। कौन कौन से एंजाइम? जैसे आपने सुना होगा प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन। ये जो एंजाइम है, ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होती है गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा। और कौन सी जो ग्रंथि, कौन सी सेल्स है? वह सेल्स कौन सी आपकी? जाइमोजन सेल। वह कौन सी सेल्स होती है? जाइमोजन सेल्स मुख्य रूप से होती है। कौन सी सेल्स होती है? जाइमोजन सेल के रूप में इसको जाना जाता है। ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम, ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन एंजाइम मुख्य रूप से स्रावित करती है। इसके अलावा इसके स्राव में एक एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी स्रावित होता है। दूसरी कोशिका आती है ऑक्जेंटिक कोशिका। दूसरी जो कोशिका आती है दूसरे नंबर की, ये फर्स्ट नंबर की कोशिका हुई सेकंड पार्ट की। दूसरे नंबर की जो कोशिका है, जिसको ऑक्जेंटिक कोशिका कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है। यह दो पदार्थ बनाती है, एक तो HCl बनाता है और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल और HCl ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। HCl
आमाशय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। HCl आमाशय में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मुख्य रूप से करता है। तो HCl के सबसे पहले कार्य देखते हैं। HCl भोजन के अम्लीय माध्यम को बनाए रखने का कार्य करता है। आमाशय में जो भोजन आता है उसको सड़ने से रोकने का कार्य करता है। आमाशय में जो भोजन आया उसमें यदि जीवाणु वगैरह या बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। आमाशय में भोजन यदि के साथ बोन्स, हड्डियां, क्या हड्डियां आती हैं या अन्य कोई कड़क पदार्थ आते हैं उनको गलाने का मुख्य रूप से कार्य किसके द्वारा किया जाता है? HCl के द्वारा ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पाइलोरस छिद्र जो पाया जाता है, ये जो मैंने कौन सा छिद्र लिखा है? पाइलोरस छिद्र जो लिखा है, इस पाइलोरस छिद्र को खोलने का जो कार्य करता है, खोलने का जो कार्य करता है वह HCl के द्वारा ही मुख्य रूप से होता है। तो ये आपको क्या करना है, इसके इतना, हाँ सबसे मुख्य फंक्शन तो रहेगा। सबसे मुख्य जो फंक्शन होता है, ये जो एंजाइम होते हैं, क्या ये जो प्रोपेप्सिन प्रोरेनिन एंजाइम है, अभी मैंने कहा था निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होते हैं। तो इनको कार्य के दौरान यानी पाचन क्रिया के दौरान सक्रिय करने का कार्य HCl के द्वारा ही किया जाता है। तो विशेष अंडरलाइन कर लें कि निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करने का कार्य कौन करता है? HCl ही करता है। भोजन को आमाशय में सड़ने से रोकने का कार्य करता है वह HCl ही करता है। पाइलोरस छिद्र को खोलने का कार्य करता है वह कौन करता है? HCl ही करता है। हड्डी वगैरह जो अस्थि वाले भाग भोजन के साथ आते हैं उनको गलाने का कार्य करता है वह कौन करता है? HCl ही करता है। क्या करता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य यही करता है। तो ये क्या होते हैं? HCl के कार्य होते हैं। फिर है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। ये क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल जो पदार्थ इनके द्वारा सीक्रेट होता है, इन कोशिकाओं के द्वारा, इसके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का कार्य किया जाता है। विटामिन B12 को यह अवशोषित करने का कार्य करता है। विटामिन B12 को यह अवशोषित करने का मुख्य रूप से कार्य इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल करता है। तो ये अपना कौन सा भाग होता है? दूसरा फंडिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? फंडिक पार्ट होता है। तीसरा पार्ट आता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट फूला हुआ जो भाग होता है, यानी कि ये कहा जाए फंडिक जिस भाग में खुलता है उसको एंट्रम पार्ट कहते, एंट्रम वाला भाग कहते पाइलोरिक का। पाइलोरिक का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? एंट्रम कहलाता है। और यह आगे चलकर एक नली जैसी संरचना बना लेता है। इस वजह से इसको कैनाल कहा गया। क्या कहा गया? कैनाल कहा गया। एंट्रम और कैनाल मिलकर क्या बना रहे हैं? पाइलोरिक पार्ट बना रहे हैं। आमाशय का तीसरे नंबर का भाग बना रहे हैं जिसको पाइलोरिक भाग के नाम से जाना जाता है, जिसको पाइलोरिक भाग के नाम से जाना जाता है। यह पाइलोरिक भाग ड्यूडेनम में एक पाइलोरस छिद्र द्वारा खुलता है। यह पाइलोरिक भाग ड्यूडेनम में एक पाइलोरस छिद्र द्वारा मुख्य रूप से खुलता है। तो ये आपको क्या बताना है? आमाशय के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करना है। देखिए आमाशय ग्रास नली या ईसोफेगस जो है उसका कार्डियक छिद्र जिस भाग में ओपन होता है उसको कार्डियक पार्ट के नाम से जाना जाता है। तीन भाग हो गए, फर्स्ट कार्डियक भाग, दूसरा फंडिक भाग और तीसरा पाइलोरिक भाग। ठीक है, तो ये आमाशय के विभिन्न भाग हैं और विभिन्न कार्य हैं। आमाशय वाले भाग में मुख्य रूप से अवशोषण का कार्य होता है। एल्कोहल का अवशोषण आमाशय वाले भाग में ही होता है। लगभग 90 से 95% एल्कोहल इसी भाग में अवशोषित कर लिया जाता है। पहली चीज तो ये। अब मैं आपको इसके बाद जो आमाशय की औतकी आती है, आमाशय की औतकी होती वह मैं आपको बता रहा हूं, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमच। क्या बता रहा हूं? हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमच। तो देखें ये हिस्टोलॉजी ऑफ, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है बेटा नीट एग्जाम के लिए कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमच में जैसे बताया जाता है आमाशय की औतकी क्या होती, तो मैंने 4 लेयर बताए थे आपको। कितनी लेयर बताई थी? 4 लेयर बताई। सबसे बाहरी जो लेयर होती है, जो सिरोसा लेयर होती है, यह स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है, यानी कि सल की उपकला ऊतक की बनी होती है।
सबसे बाहरी लेयर। उसके बाद अंदर की साइड में दूसरी जो लेयर होती है, यानी बाहर से दूसरी लेयर जो होती है, जिसको पेशीय स्तर कहा जाता है या मस्कुलरिस लेयर कहा जाता है, यह 3 प्रकार की मसल से बनी होती है। एक तो लंबवत पेशियां होती हैं, दूसरी सर्कुलर पेशियां होती है, तीसरे अंदर की साइड में त्रियक पेशियां होती है। ये मैं सिक्वेंसली बता रहा हूँ। बाहर की साइड में लंबवत, उसके ऊपर की साइड मतलब अंदर की साइड में कौन सी होंगी, सर्कुलर पेशियां, और फिर उसके अंदर की साइड में कौन सी होंगी, त्रियक पेशियां। तीसरा जो स्तर आता है उस स्तर को सब म्यूकोसा स्तर कहा जाता है। इस स्तर में रुधिर वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यह जो स्तर होता है वह एरियोलर ऊतक का बना हुआ होता है, एरियोलर ऊतक का बना हुआ होता है। और सबसे अंदर का स्तर मैंने आपको अभी बताई था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल के जहां गैस्ट्रिक पिट लिखा था, जठर गड्ढे लिखे थे, तो वह एपिथीलियम का बना हुआ स्तर अंदर का स्तर है, जिसको मुख्य रूप से क्या नाम दिया जाता है, म्यूकोसा स्तर। क्या नाम दिया जाता है, म्यूकोसा स्तर के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली बता देता हूं कैसे क्या। ये सबसे बाहरी लेयर है बेटा, ये सबसे बाहरी लेयर है। देखिए इस लेयर को आप और हम लोग क्या कह सकते हैं, सिरोसा लेयर। सिरोसा लेयर पहले नंबर की लेयर होती है, सिरोसा। इसके ऊपर 3 प्रकार की पेशियों की एक लेयर पाई जाती है, जिसको पेशीय लेयर कहा जाता है। इसमें पेशियां जो लंबाई में कॉलमनर शेप में व्यवस्थित है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहा जाता है। लंबवत पेशियां, कैसी पेशियां, लंबवत पेशियां कहा जाता है। ये देखिए यह लंबवत पेशीय स्तर है, लंबवत पेशी स्तर है। दूसरा जो स्तर आता है, यह सर्कुलर पेशीय स्तर है। और जो तीसरा स्तर है, इसको यहां नहीं, यहीं लिखो क्योंकि बगल से आए, त्रियक पेशीय स्तर यानी ऑब्लिक मसल्स लेयर, तो ये तीनों स्तर मिलकर कौन सा स्तर बना रहे, पेशीय स्तर बना रहा है, जो दूसरे नंबर की लेयर है, होती है। अब तीसरे नंबर की जो लेयर मैं आपको बता दूं सीधे सीधे, ये एक वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, कहीं 12th लेवल में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आता है और ना ही डायग्राम पूछा जाता है। तो ये जो बनाया गया, इसमें क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इस स्तर में जो एरियोलर ऊतक का बना होता है, मैंने अभी आपको बताया था, काय का बना होता है बेटा, एरियोलर ऊतक का बना होता है। तो ये तंत्रिका और ये वाली जो है, इनको ब्लड कैपिलरीज, शॉर्ट में मैं लिख दिया ब्लड कैपिलरीज यानी रुधिर केज का। बेटा देखिए नाम जैसे कैपिलरीज मैंने शॉर्ट में लिखा है, इस नाम को मैं बोल रहा हूं तो आप लिख लें कैपिलरीज क्या होती है। तो रुधिर केशिकाएं इनको कहा जाता है। तो रुधिर केशिकाएं पाई जाती, जब आहार नाल से भोजन को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में भोजन को मुख्य रूप से डाला जाता है। तो यह वाला भाग क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा भाग
ये पूरा भाग क्या कहला रहा है अपना, क्या कहलाता है, सब म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर। क्या कहलाया, सब म्यूकोसा लेयर कहलाया। ठीक है, तो ये आपका हुआ 30 नंबर का काय का बना होता है, एरियोलर ऊतक का। अब जो भाग आता है, जो अंदर का वो जो भाग आता है, वो सबसे मॉडिफाइड भाग होता है। हर एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट में अलग अलग प्रकार से मॉडिफाइड होता है कार्य के अनुसार। तो यहाँ ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं आपका, इस प्रकार से पाया जाता है। यह जो मैंने आपके अभी बताए थे, तो इस भाग में कुछ सेल्स पाई जाती है, और ये सेल्स मिलकर क्या बना देती है, ग्लैंड्स बनाती हैं। ये आप चाहे तो ये बना दें, ये सेल्स जैसे, तो ये जो वाला जो भाग है बेटा, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, सबसे विकसित भाग। आहार नाल के अंदर का जो भाग है सबसे विकसित होता है, जिसे म्यूकोसा, जिसे ये वाला भाग यहां से यहां तक का जो भाग है, इसको म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है। ये जैसे जो सेल्स मैंने बनाई, ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, पेप्टिक सेल्स हैं। क्या ऑक्जेंटिक सेल्स है, पेप्टिक सेल्स है, म्यूकस सेल्स है, जो एक पदार्थ स्रावित करती हैं। जिस पदार्थ किस में स्रावित कर रही है, आमाशय में स्रावित कर रही। आमाशय को क्या कहा गया, गैस्ट्रिक कहा गया। तो इस वजह से इसको, इस पदार्थ को गैस्ट्रिक जूस नाम दे दिया गया, गैस्ट्रिक जूस नाम दे दिया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे प्रोपेप्सिन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम है, HCl है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल है, क्या, एवं अन्य पदार्थ पाए जाते। तो जिसका पीएच मान, इस गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। तो सबसे पहली बात तो ये हो। अब बेटा आता है कि ये तो आमाशय किसका हुआ, ह्यूमन का, मानव का आमाशय हुआ। तो क्या आमाशय सभी जंतुओं में एक जैसा होता है, नहीं बेटा। तो जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, जो रोमांथी जंतु होते हैं, रोमांथ करने रहते हैं, यानी कि मतलब भोजन को चबा चबा कर मुख्य रूप से खाते, यानी सबसे पहले भोजन को एक साथ एकत्रित कर लेते हो, फिर बैठकर आराम से चबाते हो, ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है, यानी रोमांथी आमाशय वाले जंतु कहा जाता है। तो इनमें जो आमाशय पाया जाता है, उनके आमाशय को रूमिनेंट स्टमच कहा जाता है। कौन सा स्टमच कहते हैं, रूमिनेंट स्टमच कहा जाता है। तो रूमिनेंट स्टमच और मानव के स्टमच में मुख्य रूप से थोड़ा अंतर है। इस अंतर को सबसे पहले आप और हम लोग समझते हैं। तो क्या अंतर होता है वह देखें। भागों में अंतर है, तो मैं भाग लिख के बता देता हूं आपको, भाग बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां मानव आमाशय, और यहां रोमांथी आमाशय। इनके भाग लिखने, तो बेटा इनके भाग तो आपको मैं अभी बता के ही आया हूं। पहला भाग कार्डियक भाग कहलाता है। आमाशय का प्रथम भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। दूसरा जो भाग आता है, इसको क्या कहा जाता है, फंडिक। कौन सा भाग कहा जाता है, फंडिक भाग कहा जाता था। और तीसरा जो भाग आता है, जिसको क्या कहते थे, पाइलोप्रिक भाग कहा जाता था। यही है बेटा, 3 भाग बताए थे। रोमांथी में सबसे पहला भाग होता है, जिसको रूमेन कहा जाता है, सबसे बड़ा भाग है। ये विशेष ध्यान रख लें, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, रूमेन होता है। दूसरा भाग जो होता है वह रेटिकुलम वाला भाग है। तीसरा जो भाग है वह ओमेटल
सम वाला भाग है, और चौथा भाग है इसको एबोमेसम या सत्य आमाशय कहा जाता है। तो ये देखिए, इसमें 3 भाग होते हैं, इसमें 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम। तो आप और हम लोग इन चारों भागों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तुलनात्मक मतलब इसकी स्टडी है, तो ये देख लीजिए। अब 4 भाग कौन कौन से कहाँ स्थित होते हैं थोड़ा सा देख लीजिए। आमाशय का मैं डायग्राम बना देता हूं, तो यहां लिख दें स्टमच ऑफ रूमिनेंट एनिमल, रोमांथी आमाशय, रोमांथी आमाशय। तो देखिए, रोमांथी आमाशय का आप और हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं। ये एक डायग्राम बनाया है। तो इसमें एक एक भाग देखते हैं। जो सबसे बड़ा भाग होता है, जिस भाग को अभी मैं लिख के आया था, रूमेन, ये सबसे बड़ा भाग है और भोजन को संग्रह करने वाला भाग होता है। सबसे पहले जो रोमांथी करने वाले जो जंतु होते हैं या रोमांथी आमाशय वाले जो जंतु होते हैं, वह भोजन को पूरा ग्रहण कर लेते हैं और आमाशय वाले भाग में इस भोजन को ले आते हैं। आमाशय के कौन से वाले भाग में? रूमेन वाले भाग में लेकर संग्रहित कर लेते हैं। तो यहां भोजन को सबसे पहले संग्रहित कर लिया। अब भोजन को चबाना है, तो इसमें एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पाई जाती है, यानी विपरीत क्रमानुकुंचन गति पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का जो भोजन, एकत्रित जो भोजन था, ये एकत्रित भोजन फिर से बक्कल कैविटी में जाता है। कहा गया? बक्कल कैविटी में गया। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में गया, मुख गुहा में गया, बक्कल कैविटी में गया। वहां भोजन को चबाया जाएगा, च्युइंग किया जाएगा, भोजन को च्युइंग किया जाएगा, और वहां से भोजन पुनः वापस जो दूसरा भाग होता है रोमांथी आमाशय का, जिसको रेटिकुलम कहा जाता, उसमें भोजन आता है। इस भाग में और रेटिकुलम वाले भाग में सहजीवी जीवाणु यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजुअन्स निवास करते हैं। यह सहजीवी जीवाणु सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। भोजन में आए सेलुलोज को पचाने का कार्य किया जाता है। पहली बात तो ये किसमें पाए जाते हैं? रूमेन और रेटिकुलम वाले भाग में सहजीवी जीवाणु या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और अन्य प्रोटोजुअन्स पाए जाते हैं, जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। अब भोजन आया, यहां पच गया। अब यहां से भोजन कहा गया, जो इसका तीसरा भाग था, इस तीसरे भाग को क्या कहा जाता था? ओमेसम। क्या कहा जाता था? ओमेसम कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ओमेसम। इस ओमेसम वाले भाग में क्या कार्य होता है? जल का अवशोषण किया जाता है, यानी वाटर एब्जॉर्बेशन होता है, और बाइकार्बोनेट जो आयन होते हैं उनका एब्जॉर्बेशन इसी भाग में होता है। अर्थात यह भाग भोजन की सांद्रता बढ़ाने का कार्य करता है। वही वाटर का एब्जॉर्बेशन हो गया, बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्बेशन हो गया, तो यहाँ भोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। अब यहाँ से जो भोजन होता है वह मुख्य रूप से किस में पहुंचता है?
जो चौथे नंबर का जो भाग होता है, ये तीसरे नंबर का भाग था, विशेष ध्यान रखना, ये दूसरे नंबर का भाग था, ये पहले नंबर का, तो चौथे नंबर का भाग होता है जिसको एबोमेसम कहा जाता है। एबोमेसम, यदि आपको ध्यान होगा तो मैंने यहां सत्य आमाशय लिखा था, तो इसको सत्य आमाशय भी लिख दे तो काम आपका हो जाएगा। इसको ट्रू स्टमच क्यों कहा जाता है? उसका कारण है कि इस भाग की दीवार में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वह गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, यानी जठर रस स्रावित करती है, और इसी जठर रस में HCl तथा भोजन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसी जठर रस में HCl तथा भोजन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब यह भाग जो है जिसको एबोमेसम भाग कहा गया है, सत्य आमाशय कहा गया है, यह भाग आगे चलकर छोटी आंत में जाकर खुलता है। कहां खुलता है? छोटी आंत में जाकर खुलता है। तो इतना काय में पढ़ना है, रोमांथी आमाशय यानी कि स्टमच ऑफ रूमिनेंट एनिमल। क्या रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनमें मुख्य रूप से इस प्रकार का आमाशय पाया जाता है। तो सबसे पहला भाग एक बार फिर से देख लें, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। और विशेष ध्यान रखें, रूमेन, रेटिकुलम और ओमेसम के द्वारा गैस्ट्रिक जूस जठर रस स्रावित नहीं होता है। जठर रस सिर्फ एबोमेसम वाले भाग के द्वारा स्रावित होता है, इस वजह से इसको सत्य आमाशय के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको इसमें पढ़ना है। अब जो 8 नंबर का जो लेक्चर आएगा, उस 8 नंबर के लेक्चर में मैं आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताऊंगा। कौन सी ग्लैंड बताऊंगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है।